बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। अ फ्रेज इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ पार्ट ऑफ रादर देन द होल ऑफ अ सेंटेंस। अगर आसान अल्फाज में फ्रेजेस को समझने की कोशिश की जाए तो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका ऑन देयर ओन कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब उनको दूसरे फ्रेजेस या क्लॉजेस के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो एक जुमले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आइए फ्रेजेस की चंद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स में हमें ना तो ये पता चल रहा है कि क्या चीज़ इन द गार्डन, अंडर द टेबल, अक्रॉस द हॉल या नियर द हॉस्पिटल है, और ना ही इन चारों की चारों एग्जाम्पल्स में किसी भी किस्म का फेल या कोई एक्शन हो रहा है। इसलिए फ्रेजेस को ऑन देयर ओन जब इस्तेमाल किया जाता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि इन द गार्डन, अंडर द टेबल, अक्रॉस द हॉल, नियर द हॉस्पिटल। इन चारों एग्जाम्पल्स में ना तो कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मौजूद है, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई फेल या एक्शन नहीं हो रहा। जैसे कि हमें ये मालूम नहीं है कि गार्डन में कौन है, टेबल के नीचे कौन है, अक्रॉस द हॉल क्या हो रहा है, नियर द हॉस्पिटल किस तरह का एक्शन हुआ। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि फ्रेजेस को जब हम दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक जुमला बन जाता है जिसका मफ़हूम हमें आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि अ कैट इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी पता चल रहा है, एक एक्शन भी हो रहा है, और ये भी मालूम पड़ रहा है कि बिल्ली कहाँ खेल रही है। इसी तरह अंडर द टेबल, माई बुक वॉज अंडर द टेबल, मेरी बुक टेबल के नीचे थी। वॉज इज़ एन एक्शन वर्ड हेयर, या वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नाउन भी आ गया जैसे कि सब्जेक्ट, और अंडर द टेबल मतलब एक ऑब्जेक्ट के नीचे मेरा सब्जेक्ट मतलब मेरी किताब मौजूद है। इसी तरह अक्रॉस द हॉल, द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज अक्रॉस द हॉल। द चिल्ड्रन subject, were making noise, action, where, across the hall. इसी तरह near the hospital, I was standing near the hospital. Who was standing near the hospital? I was. आपको एक्शन भी पता चल रहा है, आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, और मैं कहाँ मौजूद हूँ वो भी मालूम हो गया। फ्रेजेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ फ्रेज को एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। एडजेक्टिव्स वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बेहतर तौर पर डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्काई, अ ब्यूटीफुल स्काई कहा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि खूबसूरत आसमान की बात हो रही है। लवली वेदर, अच्छे मौसम, खुशगवार मौसम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल और लवली जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लवली, ओल्ड, टेस्टी, ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेजेस में अगर इनको इस्तेमाल करना हो तो उसकी क्या एग्जांपल्स होंगी, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लवली लिखा है, अगर मैं इसको एक एडजेक्टिवल फ्रेज बनाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी अ लवली ड्रेस। अब ये एक फ्रेज है जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना ही किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जब मैं इसको एक सेंटेंस में कंप्लीट करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। देख लेते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। शी इज़ वेयरिंग अ लवली ड्रेस। ये
कंप्लीट सेंटेंस है, एक मुकम्मल जुमला है, आपको ड्रेस के बारे में भी पता चल रहा है और आपको ये भी मालूम हो रहा है कि अब इसमें एक सब्जेक्ट भी आ गया है, एक्शन में उस लड़की ने एक कपड़ा पहना हुआ है और आपको अब फ्रेज़ के कॉन्टेक्स्ट में एक मुकम्मल जुमला मिल गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज़ को एडवर्बियल फ्रेज़ कहा जाता है, जो कि बेसिकली एडवर्ब के मुतल्लिक मज़ीद इंफॉर्मेशन या एडेड इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूजुअली, क्विकली और वेरी लाउडली लिखा है। एडवर्बियल फ्रेजेस बेसिकली हाउ, व्हेन या वेयर को बता रहे होते हैं कि कोई काम कैसे, कब या कहाँ किया गया। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूजुअली ये एक एडवर्ब है। अगर हमें इसकी एडवर्बियल फ्रेज बनानी हो तो हम यूँ लिखेंगे, यूजुअली गो देयर। अब ये एक फ्रेज है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जैसे ही मैं इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करूंगी तो एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। वी ड्यूरिंग हॉलीडेज। वी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और ड्यूरिंग हॉलीडेज हमें ये बता रहा है कि हम वहाँ कब जाते हैं, मतलब हम वहाँ छुट्टियों में जाते हैं। तो यूजुअली गो देयर यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर एक्ट करेगा और वी सब्जेक्ट और ड्यूरिंग हॉलीडेज यहाँ पर हमें व्हेन या कब एक एक्शन हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेजेस को नाउन फ्रेजेस कहा जाता है। मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि नाउन फ्रेजेस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, बिग रेड बॉल, माय मदर। अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि हम इन फ्रेजेस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिग रेड ball. The big red ball was under the chair. Big red ball on its own कोई मफहूम या सेंस नहीं बना पा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसको एक जुमले के अंदर ऐड किया तो हमें ये मालूम हो जाता है कि बिग रेड बॉल किस पोजीशन पर कहाँ मौजूद है। जैसे कि द बिग रेड बॉल वॉज अंडर द चेयर। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज की तरफ चलते हैं जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इन द बिगिनिंग, बिटवीन। हम बोर्ड को इरेज करते हैं और उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी हैं। आइए अब हम इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको इन फ्रेजेस के कॉन्टेक्स्ट को मज़ीद बेहतर तौर पर समझने का मौका मिल सके। इन द बिगिनिंग, ऑन द रोड, इनसाइड द बॉक्स। इन तमाम एग्जाम्पल्स में प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं हो रहा कि कौन कोई एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा, या कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो आइए इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। I was bored in the beginning. She was walking on the road. The book was placed
inside the box. जैसे ही हमने इन तीनों फ्रेजेस के साथ सब्जेक्ट ऐड कर दिया है जो कि नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म्स में है, तो मुकम्मल सेंटेंसेस भी बन रहे हैं और आपको भी पता चल रहा है कि कौन से लोग किस मोमेंट पर किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज को वर्ब फ्रेजेस कहा जाता है, जिनमें इट इज़ कम्प्लीटली एविडेंट फ्रॉम द नेम कि कोई वर्ब यानी कि एक्शन लिया जा रहा है, जैसे कि वॉज वॉकिंग, इज़ कुकिंग। मैं अब यहाँ बोर्ड पर इनकी एग्जाम्पल्स लिखती हूँ ताकि आप बेहतर तौर पर वर्ब फ्रेजेस को समझ सकें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वर्ब फ्रेजेस की दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ बोर्ड पर लिख दी हैं। आइए अब इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। वॉज वॉकिंग, शी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। इज़ कुकिंग, माई मदर इज़ कुकिंग द फूड। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में वॉज वॉकिंग और इज़ कुकिंग जो कि वर्ब फ्रेजेस थे हमने इस्तेमाल कर लिए सेंटेंसेस की फॉर्म में, और अब हमें कंप्लीट मफहूम पता चल रहा है कि कौन लोग किस वक्त कोई एक्शन ले रहे हैं या कहाँ कोई एक्शन ले रहे हैं। शी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, माई मदर इज़ कुकिंग द फूड। सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब फ्रेजेस तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ फ्रेजेस को इन्फिनिटिव फ्रेजेस कहा जाता है। मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि इन्फिनिटिव फ्रेजेस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब के बाद हम जब टू लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, टू स्कोर फर्स्ट पोजीशन लिखा है। कौन ये बात कह रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है हमें मालूम नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या बात कही जा रही है। My aim is to score first position. मेरा एम है कि मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूं। जैसे ही मैंने माई एम इज़ का इजाफा किया तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और आपको भी पता चल गया कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को सुनने और देखने के बाद आप फ्रेजेस को बेहतर तौर पर अपनी अंग्रेज़ी बोलचाल और लिखाई में इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक में मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लॉजेस की डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।